हम पर आ जाते हैं, दूसरा उत्सव चयन कौन सा रहेगा आपका? दूसरा भी एक यूनिक स्टॉक है, एक अलग थीम को लेकर आए हैं, वो है रिसाइकलिंग। जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही है, वहाँ पर हमने देखा कि एक फोकस है एनवायरनमेंट पे, एंड उसको लेकर ये थीम में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो वो जो स्टॉक है वो है ग्रेविटा इंडिया। एंड कंपनी जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट लेड रिसाइकलिंग कंपनी है इंडिया में। हमें लगता है कि इस स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होगी। एंड जो कंपनी है प्राइमरली एंगेज्ड है, जो लेड रिसाइकलिंग 88% ऑफ द रेवेन्यूज है, एल्यूमिनियम अराउंड 8%, प्लास्टिक्स अराउंड 2%। और इसके अलावा कंपनीज बहुत सारे अपने क्लाइंट्स के लिए टर्न की सोल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। उन अपने क्लाइंट्स में अलग अलग कंट्रीज में दे हेल्प देम इन सेटिंग अप रिसाइकलिंग प्लांट्स। तो ये जो एक एनवायरनमेंट को लेकर स्पेस है, हमें लगता है ये काफ़ी पॉजिटिव है। रिसेंटली भी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने एक नया इंट्रोड्यूस किया है, एनवायरनमेंट कंपेंसेशन फॉर नॉन कंप्लायंस, एंड एक है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो EPR टारगेट्स दिए हैं, तो जिसको लेकर हमें लगता है कि बहुत सारे कंपनीज को अब ये स्पेशली मेटल, लेड, ये सब स्क्रैप करने के लिए, सो इनको एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में लाने के लिए ये सब रूल्स काफ़ी फेवरेबल रहेंगे। कंपनी रिसेंटली जो EPR है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत अभी रिसेंटली एक एक्विजिशन किया 80% स्टेक इन वेस्ट टायर रिसाइकलिंग फैसिलिटी इन रोमेनिया। तो ये अलग अलग सेक्टर्स और स्पेस में भी घुस रहे हैं। आगे चलकर अगर देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग लगती है। लेड रिसाइकलिंग तो चल ही रहा है, आप देखिए जितने ऑटोमोबाइल्स, टू व्हीलर्स, अब जो फ्यूचर में ईवीज का पेनिट्रेशन होगा उससे भी इस स्पेस को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। न्यूअर सेगमेंट्स है एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स, रबर, अब कंपनीज पेपर, स्टील, ये सब की भी रिसाइकलिंग कैपेसिटीज ऐड कर रही है, तो इससे भी काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। जो मिक्स है वो इम्प्रूव होगा। और अगले जो इस क्वार्टर में भी अगर आप बात करें Q2 में, तो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 20%, एबिटा मार्जिन्स जो है वो अराउंड 10%। एंड जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, हमें लगता है कि ये एक काफ़ी पॉजिटिव स्पेस क्रिएट करता है फॉर दिस कंपनी। एंड अगले कुछ सालों की बात करें, अगर मैं FY26 FY27 की बात करूं, तो रेवेन्यू में 30% और नेट प्रॉफिट में 34% का ग्रोथ हमें दिखता है। तो ये स्टॉक पे हमारा जो टारगेट है वो है 2900 का। जी, ओके। 2000, सॉरी, क्या नाम, क्या बताया आपने, एक बार फिर से बताएंगे? 2900? 2900। जी। ग्रेविटा अभी चल रहा है लगभग 2500 पे, 2900 पे यहाँ पे, यानी इसमें मोटे तौर पे आप परसेंटेज रिटर्न कैंप से भी बेहतर देख रहे हैं, लगभग 20% के आसपास का। जी सर। जी, तो ये 1 साल का आपका टारगेट है। जैसा आपने बताया कि ये कंपनी लेड रिसाइकलिंग में है और उसके लिए जाहिर तौर पे इसे काफ़ी स्क्रैप सोर्सिंग करनी पड़ती होगी, तो जी सर। उसके चैनल इन्होंने किस तरह से डेवलप किए? तो इनकी जो लेड सोर्सिंग है वो अक्रॉस इंडिया एक मतलब, बिकॉज जो एट द ग्राउंड जो स्क्रैप लोग उठाते हैं, जो वेस्ट कलेक्शन होता है, तो इन्होंने वो पूरा नेटवर्क बना रखा है, डीलर्स, सब डीलर्स, और देन जो रैग पिकर्स होते हैं वो जाकर डीलर्स को देते हैं, डीलर्स जाके इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं। दे ऑल्सो कलेक्ट अ लॉट ऑफ रिसाइकलिंग मटेरियल ग्लोबली, जो बहुत सारी कंट्रीज से ये इंपोर्ट करते हैं। और इनके प्लांट्स इंडिया के अलावा भी और भी बहुत सारे इमर्जिंग नेशंस में, जहां पर ये बहुत लेड क्रिएट होता है, बट दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू रिसाइकल। तो इनके जो सब्सिडरीज है वो यूरोपियन मार्केट में भी अभी उन्होंने घुसा है। वहां पर जैसे मैंने बोला, एक रोमेनिया में टायर रिसाइकलिंग प्लांट उन्होंने एक्वायर किया है। तो जो ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो तो रिसाइकलिंग के लिए काफी पॉजिटिव है, बट इंडिया में भी अभी ग्रेजुअली मोर एंड मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली नॉर्म्स बन रहे हैं। रिसाइकलिंग को सपोर्ट किया जा रहा है, चाहे वो लेड में हो, चाहे वो पेपर में हो, चाहे वो स्टील में हो, चाहे वो रबर में हो। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा सेटअप है इनका, सो दे हैव दैट एंटायर चैनल नेटवर्क वेयर दे सोर्स राइट फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। जी, तो अगर इनके हम सेल्स ग्रोथ को देखें तो वो इम्प्रेसिव रहा है। पिछले 3 साल में इन्होंने अपनी सेल्स लगभग दोगुनी कर ली है।
अगर क्वार्टरली सेल्स इनकी देखें तो 3 साल पहले जहाँ पे थी वहाँ से आज दोगुने पे है। मार्जिन इनका पहले से कह सकते हैं कि लगभग स्टेबल जैसा ही रहा है, 8 से 10% के आसपास इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बना रहता है। लेकिन उसके हिसाब से हम देखें तो इन्होंने नेट प्रॉफिट जो है उसमें अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है, लेकिन पिछली 2 तिमाहियों से थोड़ा-सा कुछ स्टैग्नेशन जैसा लग रहा है उसमें। क्या कहीं पे जो बाकी जगह धीमापन दिख रहा है, क्या उसका असर यहाँ भी आ सकता है? जी, थोड़ा बहुत जो इकोनॉमिक में थोड़ा स्लो डाउन दिखता है, जैसे लेड एक मेजर प्रोडक्ट है, और जो आप लेड का जो सोर्स है, सबसे ज़्यादा सोर्स आपको बैटरी से मिलता है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थोड़ी ग्रोथ स्लो डाउन देखने को मिली है। तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट जो पास्ट 1-2 क्वार्टर्स में डेफिनेटली हुआ है। बट कंपनी उसी चीज़ को डाइवर्सिफाई करने के लिए अदर कमोडिटी सेगमेंट्स में घुस रही है। अभी वो जैसे रबर अभी बिल्कुल भी उनके नंबर्स में नहीं आ रहे हैं, वो स्टार्ट करेगा कंट्रीब्यूट करना। पेपर एक अनदर सेगमेंट है जहां वो घुस रहे हैं। एल्यूमिनियम एक बड़ा सेगमेंट बन रहा है उनके लिए, जहां पे अभी वो सिर्फ 8% ऑफ द रेवेन्यू है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये सब एफर्ट्स कंपनी ले रही है अपने जो सेगमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए एंड इंश्योर करने के लिए एक स्टेडी स्टेबल ग्रोथ रहे। ऐसे सब जो बेसिकली रिसाइकलिंग बिजनेस है, इसमें आप अनुमान पकड़ के चलिए कि 10% के आसपास मार्जिन बना रहता है वैल्यू एड। इनको कमोडिटी प्राइस रिस्क ज्यादा लेने को नहीं होता है, बिकॉज दे पास ऑन। अगर प्राइस गिरती है तो जो सोर्सिंग होता है वहां पे कम कर देते हैं, जब प्राइस बढ़ती है तो जो सोर्सिंग करते हैं वहां पर भी वो चेंजेस कर देते हैं, और जब सेल करते हैं तो इनको अपना वैल्यू एड का अराउंड 10% मार्जिन मिलता है, विच इज अ गुड बिजनेस मॉडल मेरे हिसाब से। जी। तो बेसिकली अभी कई सारे वर्टिकल्स ये जोड़ रहे हैं और उसकी रेवेन्यू अभी आने वाले कितने समय में हमें जुड़ती हुई दिखेगी इनकी टॉप लाइन में? जी, सो टायर जो एक्विजिशन है वो ऑलरेडी हो चुकी है, तो वो मुझे लगता है कि Q4 से उसका नंबर्स आने लग जाएगा। पेपर, स्टील, ये सब में भी उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो FY26 में इन सारे जो न्यू सेगमेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है, यहाँ हमको अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन, मतलब जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है जो नंबर्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट करे, वो FY26 से देखने को मिलने लग जाएगा। जी, तो कुल मिलाकर के इसमें कहानी ये रहेगी कि नए वर्टिकल्स जोड़ने से रेवेन्यू काफ़ी बढ़ेगी, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन एक स्टेडी लेवल पे 8-10% जो चल रहा है, वो उस स्तर पे वो बना करके रखे रहेंगे। जी। तो जो ग्रोथ है वो मेनली टॉप लाइन ड्रिवन होगी। जी सर, टॉप लाइन है एंड स्टेबल मार्जिन्स है, और तो आपको जो है 30% अर्निंग रेवेन्यू ग्रोथ दिखता है, और हमको अराउंड 30-34% थोड़ा सा इन्होंने वर्किंग कैपिटल साइकिल में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है, जिसके वजह से आपके जो बिलो एबिटा जो आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं, आपके जो इंटरेस्ट कॉस्ट और वो सब में थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है आपको, ऑपरेटिंग लेवरेज थोड़ा मिलता है, तो उससे थोड़ा सा आपको 34-35% का हमें नेट प्रॉफिट ग्रोथ दिखता है। जी, तो कुल मिलाकर के अभी लगभग 2,500 का ये शेयर है, 2900 पर आपको दिखता है, तो 16% की ग्रोथ मतलब अगले 1 साल में इस शेयर प्राइस में दिख सकती है, ये एक एस्टिमेट है। जी सर। जी, बहुत धन्यवाद आपका। और इस 2 पर्टिकुलर पिक्स पे आपका कोई डिस्क्लोजर अपनी ओर से? तो ये स्टॉक्स हम अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करते हैं और किया हुआ है, और अपने डिस्क्लोजर्स में जो सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और पर्सनली मैं ये स्टॉक्स होल्ड नहीं करता हूँ, और बट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हमने कहा कि बिकॉज वी आर इन दी ब्रोकिंग बिजनेस, आवर क्लाइंट्स होल्ड दिस पोजीशन एंड वी हैव रिकमेंडेड टू देम। जी।